शुभ प्रभात। तो बच्चों, कल के वीडियो में हम लोगों ने बिहारी लाल जी के द्वारा रचित नीति और भक्ति दोहे समाप्त किए थे। आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित चींटी कविता पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित चींटी नामक शीर्षक से ली गई हैं। तो आपको ये संदर्भ में लिखना होगा और जो है इसमें चींटी के गुणों का वर्णन किया है। किसने? सुमित्रा नंदन पंत ने। और बच्चों, कोर्स हम थोड़ा शीघ्रता से बढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए हमने आपको इनके जीवन परिचय के विषय में आज कुछ नहीं बताया है। समय मिलते ही हम उसको भी बताएंगे और इसके पहले आप लोग इनका जीवन परिचय अच्छे से तैयार करके रखिएगा और कहीं कोई समस्या होगी तो बताइएगा। चलिए आज हम इस कविता का प्रारंभ करते हैं। चलिए। चींटी को देखा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, देखिएगा बच्चों। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, या है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, कनकन करके चुनती अविरत। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि चींटी के सतत प्रयत्न का वर्णन करते हुए कह रहा है। किस चीज़ का वर्णन कर रहा है? निरंतर प्रयत्न कर रही है, ऐसा वर्णन अपनी पंक्तियों में करते हुए कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं। और सुमित्रा नंदन पंत जी छायावाद के स्तंभ कवियों में से एक हैं। प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा ये छायावाद के ज्वलंत कवियों में से एक हैं। तो आप उन्हीं की ये कविता पढ़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हम सभी को जो है कर्तव्य पथ पर सतत चलने के लिए प्रेरित कर रही है। तो जो है प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत कविता में कवि चींटी के निरंतर प्रयत्न का वर्णन करते हुए कह रहा है, सतत प्रयत्न का वर्णन करते हुए कह रहा है कि क्या आपने कभी ध्यान से चींटी को देखा है? चींटी को देखा, इसके कहने का क्या तात्पर्य है कि क्या आपने कभी चींटी को ध्यान से देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, विरल माने घनी है और सरल माने आप लोग जान ही रहे हैं काली रेखा, काली रेखा। तो वह सीधी तथा बिखरी हुई पंक्ति है। क्या कहा कि वह सरल विरल काली रेखा, वह कैसी है? वह सीधी तथा बिखरी हुई, वह सीधी तथा बिखरी हुई पंक्ति है जो काले डोरे के समान प्रतीत होती है। काली रेखा जो काले डोरे के समान कैसी लगती है? काले डोरे के समान हमें प्रतीत होती है। और तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, और वह हिलडुल करके तथा लघुपद अपने छोटे छोटे पैरों को मिलाती हुई चलती है। और कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी कि जो वह अपने छोटे छोटे पैरों को मिलाती हुई हिलती डुलती हुई चलती है, वह उसकी पंक्ति है। क्या है? वह उसकी पंक्ति है, मतलब उसकी लाइन है। जैसे हम किसी अनुशासन का पालन करने के लिए लाइन अप होकर खड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार से वह चींटी भी जो है धीरे धीरे हिलती डुलती हुई अपने छोटे छोटे पैरों को मिलाती हुई चलती है, तो वह उसकी पंक्ति है, यानी वह उसके द्वारा बनाई गई लाइन है। फिर कहते हैं यह है पिपीलिका पाती, यानी पाती का मतलब पंक्ति। तो कवि क्या कह रहे हैं कि यही उसकी पंक्ति है, यही उसकी लाइन है। देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, कनकन करके चुनती अविरत। अब क्या कह रहे हैं कि क्या तुम उसको नहीं देखते कि वह कितना परिश्रम करती है? किस भांति काम करती वह सतत, क्या तुम उसको नहीं देखते कि वह किस भांति निरंतर परिश्रम करती रहती है? कनकन करते चुनती अविरत, और वह एक एक दाने या कण को इकट्ठा करती रहती है। वह एक एक कण यानी एक एक दाने अर्थात कण को एकत्रित करती रहती है। फिर कहते हैं गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अर से तनिक न डरती।
दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। आप कह रहे हैं गायों को धूप में चराती है। गाय चराती यानी गायों को धूप में चराती है और धूप खिलाती और अपने बच्चों की भी देखभाल करती है। अपने बच्चों की भी गाय चराती, धूप खिलाती, गायों को धूप में चराती है और अपने बच्चों की भी देखभाल करती है। बच्चों की निगरानी करती, बच्चों की भी देखभाल करती है। और लड़ती, अरि से तनिक न लड़ती, अरि माने शत्रु होता है यानी दुश्मन। तो कवि कह रहे हैं कि अपने शत्रु से अर्थात दुश्मन से तनिक भी नहीं डरती है। दल के दल सेना संवारती और उससे लड़ती रहती है। किससे लड़ती रहती है? अपने शत्रुओं से। तथा अपनी सेना के दलों को सजाती है। दल के दल सेना संवारती तथा अपने सेना के दलों को सजाती संवारती रहती है। घर आंगन जनपथ बुहारती, समय समय पर वह अपने घर आंगन तथा जाने के रास्ते को भी साफ करती रहती है। अब कह रहे हैं कि चींटी है प्राणी सामाजिक, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। देखा चींटी को, उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छुपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर विचरण करती, श्रम में तन्मय, वह जीवन की तिनगी अक्षय। फिर कवि क्या कहते हैं? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चींटी के चारित्रिक गुणों का वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो वो कहते हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है। चींटी है प्राणी सामाजिक, चींटी एक सामाजिक प्राणी है। वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक, चींटी का एक अपना समाज होता है। क्या कहा? कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है जिसका एक अपना समाज होता है और उसी के साथ चींटी हिल मिल करके नियम पूर्वक रहती है, नियम पूर्वक रहती है। फिर कहते हैं कि वह कठोर परिश्रमी है, वह कठोर परिश्रम करने वाली है और श्रम करके वह अपना जीवन बिताती है। श्रमजीवी क्या करती है? वह श्रम करके अर्थात कठिन परिश्रम करके वह अपना जीवन व्यतीत करती है। फिर वह सुनागरिक, सुनागरिक मतलब अच्छा नागरिक और उसमें एक अच्छे नागरिक के सभी गुण विद्यमान हैं। फिर कवि कह रहा है देखा चींटी को, उसके जी को। कवि कहता है कि क्या तुमने चींटी को ध्यान से देखा है? फिर कहते हैं कि हाँ, चींटी को तुमने ध्यान से देखा ही होगा। वह कैसी है? वह कैसी है? इसमें कहने का मतलब कवि के क्या है? चींटी देखा तुमने, इसका कहने का मतलब है कि वह अत्यंत ही लघु प्राणी है, बहुत छोटी सी जान है, अर्थात बहुत अत्यंत ही जो है लघु प्राणी है, बहुत छोटा जीव है, परंतु उसका हृदय अत्यंत ही विशाल है, परंतु उसका हृदय अत्यंत ही विशाल है। और वह है कैसी? उसका आकार प्रकार देखिएगा तो भूरे बालों की कतरन से, वह भूरे बालों की कतरन के समान अत्यंत ही छोटी और पतली होती है, अत्यंत ही छोटी, छुपा नहीं उसका छोटापन, यानी वह अत्यंत ही लघु यानी छोटी एवं पतली है। कैसी दिखाई पड़ती है? भूरे बादलों की कतरन जैसी दिखाई पड़ती है, अत्यंत ही पतली है और छोटी है, लघु है। उसकी लघुता को सब जानते हैं, उसकी लघुता को कौन नहीं जानता, अर्थात सभी उसके जो है लघुता को जानते हैं। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर विचरण करती, श्रम में तन्मय, वह जीवन की तिनगी अक्षय। फिर कहते हैं लेकिन उसके हृदय में अपूर्व साहस भरा हुआ है। हाँ, लेकिन जो है वह इतनी लघु प्राणी होने के बाद भी मतलब जो है आत्मविश्वास से इतनी ओतप्रोत है, आत्मविश्वास से इतनी भरी हुई है, अपूर्व साहस से इतनी भरी हुई है कि वह अपने लघु प्राय उस शरीर को भी कभी नहीं आंकती कि मैं हूँ कितनी छोटी। वह निरंतर अपने परिश्रम में लगी रहती है और वह सारी पृथ्वी पर जहाँ चाहती है निर्भय होकर विचरण करती है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती और वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय होकर के विचरण करती रहती है। श्रम में तन्मय, उसे किसी भी स्थान पर घूमने में भय नहीं लगता और श्रम में तन्मय, और वो लगातार अपने श्रम से यानी परिश्रम करके भोजन को एकत्र करने के काम में तन्मय माने तल्लीन होकर के जुटी रहती है। वह जीवन की तिनगी अक्षय, वह श्रम की साकार मूर्ति है। वह कभी ना नष्ट होने वाली
अग्निकण है। वह कभी ना नष्ट होने वाला अग्निकण है, अर्थात वह कभी भी, वह जीवन की तिनगी अक्षय, अक्षय माने क्या होता है, जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, ऐसी वह क्या है, नष्ट ना होने वाला अग्निकण है। ठीक, वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। फिर कहते हैं कि जब तक उसका जीवन है वह कैसी है, जीवन की तिनगी अक्षय, जब तक उसका जीवन है तब तक अग्नि के समान, अग्नि के सदृश ही वह प्रज्वलित रहती है, प्रज्वलित रहती है। यानी पूरी कविता में आप पूरे कविता का सारांश अगर समझें तो पूरी कविता के माध्यम से कवि ने यही बताने का प्रयास किया है कि यदि एक छोटी सी चींटी अपने कार्य में निरंतर लगी रहती है तो हम अपने कर्तव्य से प्रमाद क्यों करते हैं, कहीं ना कहीं हम आलस्य के वशीभूत होकर के अपना बहुत कुछ जो है नुकसान कर लेते हैं। इसलिए अगर हम स्वयं जो है जागृत नहीं हो पा रहे तो हम एक चींटी के माध्यम से स्वयं को जागृत करने का प्रयास करें। अब कहते हैं अंत में कि वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। कवि जो है प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि उसका शरीर कोई बड़ा नहीं है, वह भी क्या देही है तिलसी। तिल का तात्पर्य क्या है, तिल मतलब बहुत छोटा। तो कहते हैं कवि कि जो है उसका शरीर कोई बहुत बड़ा नहीं है, तिल के समान अत्यंत छोटा है, तिल के समान ही अत्यंत लघु है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, और फिर कह रहे हैं कि इतनी छोटी होते हुए भी चींटी शक्ति से भरी हुई इधर उधर घूमती रहती है। कैसे घूमती रहती है, अब पूरी तरीके से शक्ति से ओतप्रोत होकर के इधर उधर वह चींटी घूमती रहती है, हैं? और दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न डरती, कभी न टलती। फिर कभी कहते हैं कि दिन भर में वह कई मील की लंबी यात्रा पूरी कर लेती है। मतलब वह कभी भी जो है किसी क्षण भी अपने समय को व्यर्थ नहीं होने देती, निरंतर चलती रहती है, निरंतर परिश्रम करती रहती है और अपने मार्ग को तय करती रहती है। इसलिए वह कितना चलती है, दिन भर में कई मील की लंबी यात्रा वह पूर्ण कर लेती है। फिर भी वह कभी नहीं थकती, अथक कार्य से कभी न टलती। अथक मतलब बिना थके हुए, फिर भी वह कभी थकती नहीं है और निरंतर अपने कार्य में जुटी रहती है, निरंतर अपने कार्य में जुटी रहती है। चाहे धूप हो, छाँव हो, शीत हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन कभी भी वह अपने कार्य करने से नहीं चूकती है। ये और इस कविता से आप सभी को यह संदेश दिया गया है। कवि ने इस कविता को इसलिए जो है इसमें प्रस्तुत किया है, इस माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि आप समस्याएं कैसी भी हों लेकिन उनसे कभी भी विचलित ना हों, अपना कर्तव्य निरंतर करते रहें। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से कभी विचलित नहीं होगा तो जो है हम ये पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से प्रमाद नहीं करेगा उसका भाग्य सदैव साथ देता रहेगा, क्योंकि कर्म ही भाग्य बदलते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आपकी ये कविता भी पूरी हो गई और इसके काव्यगत सौंदर्य में आप लिखिएगा, पंत जी ने चींटी जैसे लघु प्राणी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। और लिखिएगा, मनुष्य को चींटी के आदर्श चरित्र से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए, ऐसा संदेश दिया है। और भाषा इसकी साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली वर्णनात्मक है, रस शांत रस है, अलंकार इसमें 3 हैं, उपमा है, अनुप्रास है और पुनरुक्ति प्रकाश है। ये 3 अलंकार इसमें हैं। और इसके बाद जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया चंद्रलोक में प्रथम बार है, वो आपके जो है पाठ्यक्रम से ये जो 30% का पाठ्यक्रम हटाया गया है उसमें ये चंद्रलोक में प्रथम बार भी हटा दिया गया है, इसलिए इसको नहीं पढ़ना है। अब आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, इसके आगे हम जो है दूसरे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। और निराला जी की जो जीवनी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये छायावाद के कवि हैं और छायावाद आपके सिलेबस में भी है, साहित्य के इतिहास में भी है। तो इनकी एक एक रचना, इनका सब कुछ आपको बहुत ढंग से तैयार कर लेना है, कहीं से कुछ भी छोड़ना नहीं है। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आपको पूछ लेना है
और अच्छे से समझ करके अपनी कॉपी में लिखना है। फिर भी आप एक बार देख लीजिए, इनका जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी जिला अल्मोड़ा में हुआ था और मृत्यु इनकी 1977 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था और रचनाएं इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इसी में नहीं लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं। उनको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, उत्तरा आदि इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और जो है इनका वर्ण विषय क्या है, मतलब वर्णन करने का इनका विषय क्या है, तो छायावाद है, रहस्यवाद है, प्रगतिवाद है, प्रकृति प्रेम है, देश प्रेम है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, इन विषयों पर उन्होंने अपने काव्य रचे हैं। और जो है भाषा इनकी संस्कृत बहुल है, यानी संस्कृत में इन्होंने ज़्यादातर प्रयोग अपनी रचनाओं में दिखाए हैं। कोमल कांत पदावली है और खड़ी बोली का प्रयोग किया है। शैली गीतात्मक भी है और मुक्तक शैली भी है। और अलंकार इन्होंने कौन कौन से प्रयुक्त किए हैं, श्लेष है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, मानवीकरण है, विशेषण विपर्यय है और ध्वनि चित्रण आदि है। और छंद इनका तुकांत है, आतुकांत भी है, स्वच्छंद छंद भी है और मुक्तक भी है। इस प्रकार जो है इनके विषय में थोड़ा आप लोगों ने जाना और विस्तार से आप इनकी जीवनी पढ़ेंगे, लिखेंगे और कोई दिक्कत होगी तो पूछेंगे। कुछ रचनाएं इसमें और भी इम्पॉर्टेंट लग रही हैं, जैसे अणिमा है, उच्छ्वास है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चिदम्बरा तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लोकायतन है, रश्मिबंध है, चिदम्बरा है, ज्योत्सना है, रजत शिखर है, शिल्पी है, उत्तरशती है। ये इनके नाटक हैं। कौन कौन से नाटक हैं, ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी, उत्तरशती, ये सब इनके नाटक हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे हम दूसरे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। और अब हम आपको पढ़ाएंगे इसके बाद महादेवी वर्मा जो हिमालय है। इतना काम तुरंत आप कंप्लीट करके हमें फ़ोटो के माध्यम से दिखाएंगे और महादेवी वर्मा की जीवनी। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत में ज़्यादा कार्य है ही नहीं। सुमित्रा नंदन पंत की जीवनी आपको अच्छे से लिखनी है। और उसके बाद मैंने आज आपको चींटी पढ़ाया है, तो चींटी पूरा कंप्लीट करके आप कल के वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे उसके बाद तुरंत क्लास में हमने अपलोड किया नहीं कि आप लोगों को पढ़ने के बाद तुरंत अपना अपना काम जो है भेजना है मुझे फ़ोटो के माध्यम से, तो भेजिएगा ताकि हम भी जाने आपने किया क्या है। और बच्चों अब नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कीजिए, समय बहुत कम बचा है और बोर्ड परीक्षाएं उसी समय पे होंगी, तो इसको गंभीरता से पढ़ते रहिए। और आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी आने वाली ही हैं। तो अब हम महादेवी वर्मा अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। बच्चों इसमें भी हिमालय से तो आपको पढ़ना है, लेकिन वर्षा सुंदरी के प्रति 70% पाठ्यक्रम में आपका कट गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आगे हम दूसरे वीडियो के माध्यम से महादेवी वर्मा को पढ़ेंगे।